नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक होने वाला है सिकंदर का आक्रमण। जी हां, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक यूनानी आक्रमण जिसके द्वारा बहुत सारे फैक्ट हमको आज जो है मिलेंगे इस वीडियो के तहत, और हम लोग उसको यानी कि आप सभी लोग उसको जरूर नोट डाउन करेंगे। और जहां तक संभव है बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते आए हैं जो है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो इस एग्जाम में भी संभव है कि यहाँ से कुछ बहुत आए जरूर। ठीक है, तो हम लोग सिकंदर के बारे में बात करेंगे जो कि यूनान देश का एक राजा था। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो यूनान को जो है हम ग्रीस देश के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी जो है एथेंस है, और ये बाल्कन प्रायद्वीप में पड़ता है देश। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। मतलब कि यूरोप महाद्वीप में बाल्कन प्रायद्वीप का ये एक देश है। ठीक है, तो ये सही रहा। तो उनके बारे में हम जानेंगे। और सिकंदर एक ऐसा शासक जिसने विश्व को जीता, प्रयास किया और सफल भी हुआ अपने उद्देश्य में। तीन तीन महाद्वीपों को उसने जीता। जैसे बात करें यूरोप महाद्वीप से तो ये ताल्लुक रखता ही था, तो वो प्रभाव। और उसके बाद जो है इसने जो है अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश को भी जीता, यानी कि अफ्रीका में भी अपना एक अभियान किया। उसके बाद एशिया महाद्वीप को जीतते हुए ये हमारे देश में सिंधु नदी, झेलम, चेनाब और रावी और ब्यास नदी तक बढ़ आया था। उसके बाद नंद वंश की सैन्य शक्ति से जो है इसकी सेना भय खा गई और यहीं से उसकी वापसी होती है। ठीक है, तो आगे बहुत कुछ जानेंगे हम लोग मैप के थ्रू भी। सिकंदर, इसका बहुत सारे नाम मिलते हैं, जैसे अलेक्जेंडर थर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैसिडोनियन यानी कि अलेक्जेंडर मैसिडोनियन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, जन्म की बात करें तो 356 बीसीई बिफोर कॉमन एरा में इसका जन्म हुआ था, पेल्ला में, जो कि यूनान में ही पड़ता है। आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर। और मृत्यु जो इसकी थी ये 323 बीसीई 13 जून, यानी कि 13 जून 323 बीसीई में बेबीलोन यानी कि दक्षिणी बगदाद में इसकी मृत्यु हुई थी। एक तीर लगने की वजह से ये घायल हो गया था, उसी घायल अवस्था में ही इसकी मृत्यु होती है। पिता का नाम था इनके जो है फिलिप जो है सेकंड, और माता का नाम था इनकी ओलंपियस। और सबसे बड़ी बात है इनको एक ऐसा शिक्षक मिला जो कि विश्व प्रसिद्ध एक दार्शनिक था, अरस्तु। अरस्तु जो है ये इनके शिक्षक थे, किसके? सिकंदर के। अब बात करते हैं कि इसने जब अपने देश से जब बाहर निकला, इसके अभियान, इसने बहुत सारे युद्ध मतलब जो है युद्ध किए। लेकिन हम जो हमारे अकॉर्डिंग मतलब टॉपिक यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम वही चीज जानने की कोशिश करेंगे ना, भारत पर आक्रमण के बारे में। तो अभियान की बात करें तो 326-27 ये शुरुआत है। बीसीई में सिंधु नदी को पार किया इसने, और तक्षशिला के शासक आंभी को मतलब कि हराया। लेकिन हारने से पहले ही उसके भय से, सिकंदर के भय से आंभी ने आत्मसमर्पण जो है कर दिया था। ठीक है, अब आंभी की बात करें तो ये सिंधु और झेलम, ठीक है, ये सिंधु और झेलम, ये यानी कि सिंधु, झेलम, चेनाब, ब्यास और सतलुज और रावी नदी का क्षेत्र भी है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा जाता है कि आंभी का शासन कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो वो सिंधु और झेलम के बीच वाले जो है भूभाग का शासक था। इसने आत्मसमर्पण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो पड़ाव था इसका वो हाइडेस्पीज वितस्ता या झेलम का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो झेलम का नाम वितस्ता भी मिलता है, वेदों में भी मिलता है, और हाइडेस्पीज भी कहते हैं यूनानी भाषा में, और वितस्ता और झेलम तो प्रेजेंट टाइम में जो नाम चल ही रहा है। उसके बाद इसने हाइडेस्पीज के युद्ध में पोरस को हराया। पोरस का शासन कहां से कहां तक फैला हुआ था? झेलम से लेकर के चेनाब नदी के बीच वाले भूभाग पर इसका शासन था। जैसा कि मैंने लिख रखा है, झेलम और चेनाब के मध्य वाला जो भाग था वो पोरस के अधीन था। तो पोरस की पराजय हो जाती है, लेकिन सिकंदर के सामने वो बहुत ही बहादुरी से पेश आता है। तो सिकंदर उसकी योग्यता से बहुत प्रभावित होता है, इतना प्रभावित कि उसके राज्य को वापस कर देता है, और यहां तक कि ब्यास नदी तक का क्षेत्र भी उसको दे देता है। किसको? पोरस को। तो एक बड़ा सहयोगी के रूप में ये निकल के आता है। कौन? पोरस। वापसी की बात करें तो ब्यास नदी, ये ब्यास नदी है भारत में, जैसा कि ब्यास नदी जो है सतलुज में जाकर के मिल जाती है इस नदी में, जैसा कि ये वाली है जो है सतलुज, ये ब्यास नदी है।
ब्यास नदी पर जब ये पहुंचे तो सिकंदर के सैनिक बहुत दूर से आ चुके थे, बहुत थकान, परिवार की यादें, ऊपर से नंद वंश का भय, ये सारे कारण से थे जिसके वजह से इसको वापस होना पड़ा। वापसी के समय में ये सिंधु नदी का जो है मुहाना है, ये अरब सागर वाला क्षेत्र है, ये फारसी खाड़ी है। यहाँ से इसने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक भूभाग से होकर के गई जिसका नेतृत्व उसने स्वयं किया, यानी कि मकरान तट से होते हुए सिकंदर ने इस भाग का नेतृत्व किया, और जल मार्ग के द्वारा इसका जो सेनापति था नियारकस, उसको ये दायित्व सौंपा कि तुमको इस मार्ग से यूनानी सेना को वापस करना। तो दो भाग में यूनानी सेना को बांटा गया, एक नियारकस के नेतृत्व में, एक सिकंदर स्वयं नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। मेसोपोटामिया पहुंचा और मकरान तट से जमीन के रास्ते, दो रास्तों से यूनानी सेना की वापसी होती है। ठीक है, और यहीं पर दक्षिणी बगदाद में बेबीलोन में 323 BCE में सिकंदर की मृत्यु होती है। उसकी मृत्यु के बाद जो सबसे योग्य सेनापति था इसका, सेल्यूकस, भारतीय साम्राज्य का प्रमुख बना, यूनानी साम्राज्य का। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी उसका जो है युद्ध हुआ 305 BCE में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया और एरिया यानी काबुल, अराकोसिया यानी कंधार, जेड्रोसिया यानी कि मकरान, पेमिसडाई जो है जिसको हेरात के नाम से जानते हैं, ये जो है प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त हुए इसको हरा करके। ठीक है, अब कुछ विशेष बातें हैं। अब इसी युद्ध के बाद जो है यूनानी सत्ता का अंत होता है भारत से। कुछ विशेष जान लेते हैं। झेलम तट पर 12 वेदियों का निर्माण करवाया था सिकंदर ने वापसी के समय में, है ना। 12 ओलंपियन देवताओं के नाम पर 12 वेदियों का निर्माण कराया, और विजय के उपरांत जो है इसने निकैया नगर पंजाब के मोंग नामक शहर में स्थापित किया था। निकैया नगर ये सब झेलम के तट पर ही था। और उसके बाद बौके फला जो कि इसका प्रिय घोड़ा था, इसके नाम पर इसने बौके फेला नगर की स्थापना की। तो ये बहुत पूछा जाता है ना, क्या क्या, 12 वेदियों का निर्माण, निकैया नगर और बौके फला। इसके साथ जो इतिहासकार आए थे जिसके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं, एक नाम मिलता है नियारकस का, ये पूछा जाता है। ओनेसिक्रेटस का नाम आता है और अरिस्टोब्यूलस का नाम भी आता है। नियारकस इसका सेनापति भी था। ठीक है, अब इसके युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा भारत में। यूरोपीय शासन जो है, यूनानी शासन की जो एक प्रणाली थी, छत्र प्रणाली, उसकी शुरुआत हुई हमारे देश में। ठीक है, और इसके द्वारा हमें अपनी योग्यता भी, हमारे अंदर क्या कमियां हैं इसको भी हमने जाना। जब सिकंदर ने हमें पराजित किया, हमें हराया, तो हमको लगा कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम एक नहीं है, हमको अपनी सैन्य क्षमताओं को और बढ़ाना होगा। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा प्रणाली में भी सुधार आया और उलूक शैली के सिक्के जो है या उलक शैली के सिक्के हमारे देश में बने, और गंधार कला शैली का भी प्रभाव और बढ़ा। गंधार मूर्ति कला की शैली है जिसमें स्लेटी रंग के पत्थरों का इस्तेमाल होता है, और इस कला शैली के तहत महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। एक गंधार कला शैली और एक मथुरा कला शैली ना। ये मैप है यूरोप महाद्वीप, ये ग्रीस है जिसको एथेंस भी कहते हैं, यूनान और भूमध्य सागर है। ये यात्रा और ये युद्ध यानी कि इसका सैन्य मार्ग है जो उसने किया था। इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप जाता है, यहाँ पर मिस्र देश पड़ता है, इसको हराया, और वापसी के समय ऐसे होते हुए सिंधु नदी पहुंचा, झेलम क्रॉस किया, चेनाब और ब्यास जो है नदी से, ब्यास नदी से इसने यहाँ से वापसी की। ठीक है, तो ये मैप जरूर बना लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा ना। सिंधु और झेलम का जो बीच का भूभाग था वो आंधी के अधीन था। झेलम और चेनाब के बीच वाला भाग किसके था, पोरस के अधीन। बाद में उसको ब्यास तक बढ़ा दिया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा कमेंट करें, और अपनी पढ़ाई को केंद्रित, अपने मन को हमेशा जो है एकाग्र रखें, यही सफलता का एक राज है। तो कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।